अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 में ना आपने 3 का पार्ट 2 करना है अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। उसने इसमें कहा है कि पहले इस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म में लेके आओ और फिर उसको रिड्यूस करो एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करके उसके बाद हमने फाइंड करनी है एक्स, वाई और जेड की वैल्यू। ठीक है, तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स सबसे पहले मैं बता दूँ कैसे लिखते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को डोनेट करते हैं ए और सबस्क्रिप्ट में आता है बी। फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट वेरिएबल की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे पहला वेरिएबल कौन सा है, एक्स, दूसरा वेरिएबल वाई और तीसरा वेरिएबल यहाँ पर जेड है। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जब भी बनाते हैं ना, तो फर्स्ट कॉलम में हम लोग एक्स की वैल्यू लिखते हैं, सेकंड में हम लोगों ने लिखनी है सेकंड वेरिएबल की वैल्यू, और थर्ड कॉलम में थर्ड वेरिएबल की वैल्यू, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म्स आती हैं जो कि ये कांस्टेंट टर्म्स है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वेरिएबल एक्स था तो 1 2 2। उसके बाद यहाँ पर सेकंड कॉलम में आएगी हमारे पास सेकंड वेरिएबल की वैल्यू, वाई सेकंड वेरिएबल है 2 1 3, और थर्ड कॉलम में हमने लिखना है यहाँ पर थर्ड कॉलम में थर्ड वेरिएबल की वैल्यू, थर्ड वेरिएबल यहाँ पे जेड है तो 1 2 -1। देन उसके बाद आपने ये लगानी है डॉटेड लाइंस, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म 2 -1 और 9। इसका मतलब वही होता है कि ये वाली जो टर्म्स होंगी ना ये इसके इक्वल आएंगी। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को ना आपने रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में लेके आना है। मैं दिखा देती हूँ, नहीं मैं बताती हूँ कैसे। इस तरह से रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म पता है ना कैसी थी, ये इस तरह से लेके आना है आपने, मतलब ये चीज़ आपने बनानी है ये वाले मैट्रिक्स की फॉर्म में। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ से देखो उसको मैंने रिड्यूस किया एचेलॉन फॉर्म में, तो मैंने क्या करना है कि मैंने रो 2 और रो 3 में मेरे पास 0 0 होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट एंट्री लीडिंग एंट्री 1 है यहाँ पर पड़ी हुई। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या करना है कि मैंने रो 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, रो 2 में सब्ट्रैक्ट कर दूँगी तो मेरे पास ये आंसर्स आएंगे। इसी तरह मैंने रो 3 पकड़ूंगी और रो 2 ये वाली जो है 2 को मल्टीप्लाई करूँगी रो 1 से और रो 3 में सब्ट्रैक्ट कर दूँगी और आंसर्स मैं यहाँ पे लिख दूँगी। अच्छा, पहले कैसे करना है, पहले एक करके दिखा देती हूँ, दूसरा आप लोगों को समझ आ जाएगी खुद ही। ये देखो, फर्स्ट ये ऑपरेशन है ना, ये वाला मैं करने लगी हूँ। ठीक है, तो क्या है, R2 एंट्री ये 2 -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर रो 1 की एंट्री मल्टीप्लाई 1, तो ये 0 आ गया, ये मैंने 0 लिख दिया। ठीक है, अच्छा अगली एंट्री क्या है 1, रो 2 की 1 -2 मल्टीप्लाई इसी के ऊपर 2 है तो वो 2, तो ये 1 -4 = -3। ठीक है, अब अगली है 2, फिर 2 से दोबारा मल्टीप्लाई और साथ में ये जो 1 था वो 2 -2 = 0, ये वो लिखा हुआ है। इससे अगली -1 -2 मल्टीप्लाई रो 1 की एंट्री 2, तो -1 -4 = -5, तो ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी तरह आप लोगों ने ये करना है तो आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इस ऑपरेशन के लिए करेंगे तो वो ये आ जाएगा। रो ऑपरेशन है ना, इसलिए ये वाले सिंबल्स अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, अब क्या करना है कि अब आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास ना यहाँ पर अब 1 आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ कि ये जो 1 मुझे 1 -1 नज़र आ रहा है ना, मैं रो 2 और रो 3 को इंटरचेंज कर देती हूँ। जब भी इंटरचेंज करना है ना तो उसके लिए ये वाली चीज़ यूज़ करते हैं हम लोग, ये वाला सिंबल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो रो 2 ऊपर चले जाएगी और रो 3 नीचे आ जाएगी। ठीक हो गया, अब हमारे पास यहाँ पे तो 1 होना चाहिए, तो मैंने क्या करना है कि -1 से ना इस रो 2 को मल्टीप्लाई कर दूँगी। जब मैं -1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये +1, ये +3 और ये -5 हो जाएगा। ये लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, बाकी दोनों रो एज इट इज़ रहेंगी। अच्छा, अब यहाँ पर भी 0 होना चाहिए और यहाँ पे भी 0 होना चाहिए। क्यों, ये डेफिनेशन है रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की कि लीडिंग एंट्री आपको मिल जाती है तो उसके ऊपर और उसके नीचे वाली जो जगह होती है उसमें पड़ा होना चाहिए हमेशा 0। तो अब मैंने क्या करना है कि मैंने ऑपरेशन लगाना है कि यहाँ पर भी 0 हो जाए, यहाँ पर भी 0 हो जाए। तो R1 में से मैंने R1 ये वाला ऑपरेशन लगाऊंगी, R1 माइनस रो 2 को ना 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसी तरह ना मैं यहाँ पर कैसे करूँगी, देखो R3 ये माइनस में है ना तो प्लस यहाँ पर 3 कर देते हैं R1। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये देखो ये ऑपरेशन मैंने लगाया हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे, ऑपरेशन यही लगाया हुआ है मैंने।
पिछली की तरह ही ऑपरेशन करने हैं, सोल्व के एक एक एंट्री को पकड़ के करना है, वो अब मैं रिपीट नहीं करवा सकती, ठीक है, इस तरह वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अब ना यहाँ पर तो 1 आ गया, अब मेरा यहाँ पर 1 आना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, ठीक है। इस 1 को लेके आने के लिए ना मैं क्या करती हूँ, मैं 9 से डिवाइड कर देती हूँ। जब मैं 9 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास 1 आ जाएगा और यहाँ पर मेरे पास -20 डिवाइडेड बाय 9 आ जाएगा, ठीक है। और मैंने यहाँ पे बताया कि मैंने क्या किया है, ये सब लिखना ज़रूरी है वरना कोई नंबर नहीं मिलने आपको पेपर में, इसी चीज़ के तो नंबर हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए 1 तो आ गया इसके ऊपर और यहाँ पर दोनों 0 होने चाहिए। इसको 0 बनाने के लिए फिर मैंने ये वाले ऑपरेशन अप्लाई किए कि रो 1 में पहले मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया रो 3 और फिर मैंने रो 1 में ऐड कर दिया, ठीक है। तो उसकी वजह से ना मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 0 आ जाएगा और ये 8/9 हो जाएगा, ठीक है। फिर मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ पर भी मुझे 0 चाहिए तो मैंने क्या करना है कि रो 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया करूँगी और सब्ट्रैक्ट कर दूँगी रो 2 में, तो वहाँ पे 0 आ जाएगा और ये चीज़ बन जाएगी, ठीक हो गया। सेम वही चीज़ है। अब यहाँ पर आपको पता है कि फर्स्ट कॉलम में हमेशा किसकी चीज़ पड़ी हुई होती है, एक्स की, एक्स कांस्टेंट होता है। तो असल में ना ये वाली जो चीज़ है इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, x + 0y + 0z। असल में तो ये 0y 0 है तो उसका मतलब यहाँ पे 0 ही आएगा, इक्वल टू 8/9। यहाँ से ना मेरे पास x की वैल्यू 8/9 आ जाती है। इसी तरह अब दूसरी रो देखो, दूसरी रो कैसे बनेगी, 0x, पहला कॉलम आपको पता है हमेशा x को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा y को और तीसरा z को। यहाँ पे यहाँ पे आएगा आपके पास y और z 0 है तो उसको मैं देख सकती हूँ 0z = 5/3, तो वो यही बनेगा ना y 5/3 के इक्वल। इसी तरह z जो है ना वो मेरे पास -20/9 के इक्वल आता है। ये लाइंस ही हमने इसलिए लगाई हैं, ये रिप्रेजेंट करती हैं इक्वालिटी को, ठीक है। ये चीज़ इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए लगाई थी कि आपके पास x, y और z की वैल्यूज़ आ जाए। और इस तरह के मैट्रिक्स को हम लोग रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म का जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स होता है ना उसको कहते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की बात सारी समझ आ गई। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कह सकते हैं, आपको एक MCQs में इस तरह भी पूछा जा सकता है कि आप लोग बताएं हमें कि सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लीनियर नहीं कह सकते, सेट ऑफ होमोजीनियस पूछ सकता है या नॉन होमोजीनियस पूछ सकता है कि नॉन होमोजीनियस को हम लोग MCQ से इस तरह आता है कि सेट ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस को आप लोग कितने तरीक़ों से सोल्व कर सकते हो। अभी मैंने होमोजीनियस वगैरह की डेफिनेशंस पिछली इक्वेशन में करवा दी हुई है उसमें वीडियो में। तो पहला तरीका हमारा था क्रैमर रूल का, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा कौन सा वाला था, रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म, वो भी हमने पढ़ ली। और तीसरा क्या तरीका है, तीसरा वो वाला तरीका था AX = B वाला, इन्वर्स मेथड जिसको कहते हैं। ये 3 मेथड हैं जिसमें जो सेट ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए काम आते हैं। ये बात हो गई। और एक और बात मैंने बतानी थी कि ये आपको इस तरह सेट ऑफ इक्वेशंस दे दी जाएंगी और पूछा जाएगा कि यही इसका मतलब ऑप्शन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के दे दिए जाएंगे। ए ऑप्शन में कोई कुछ और होगा, मतलब कि हो सकता है कि वो x वाले को दरमियान में लिख ले, y वाले को दरमियान में ना लिखे, इस तरह करके कुछ कर सकता है। ऑप्शन 3-4 दिए होंगे जिसमें से करेक्ट ऑप्शन आपने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का चूज़ करना होगा। 2 MCQ इस वीडियो में मैंने आपको बताया जो पेपर में आ सकते हैं।